So in the last lecture, we have discussed about Mendeleev periodic table and its achievements. So the achievements were Mendeleev have placed some of the elements which were having lower atomic mass ahead and greater atomic mass before. So that was his achievement. He could do these things in his periodic table. वो अपने periodic table में greater atomic mass को पहले रखे और smaller atomic mass वाले को slightly smaller atomic mass वाले को बाद में रखा. दूसरा, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि वो प्रॉपर्टीज में आ सके. तीसरा, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बीच में गैप रख दिया था ताकि भविष्य में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं तो उन एलिमेंट्स का प्लेस पीरियोडिक टेबल में यहां पर होगा. तो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था जिसमें उन्होंने बोरन के नीचे में एक जगह छोड़ दी, उसके बाद एल्यूमिनियम के नीचे में उन्होंने जगह छोड़ दी, उसके बाद सिलिकॉन के नीचे में उन्होंने जगह छोड़ दी. बोरन के नीचे वाले एलिमेंट्स का नाम उन्होंने एक्का बोरन रखा. एल्यूमिनियम के नीचे में जब भविष्य में एलिमेंट्स आएंगे उसका नाम उन्होंने एक्का एल्यूमिनियम रखा. सिलिकॉन जो भविष्य में उनके नीचे अगर कोई एलिमेंट्स आते हैं तो उनका नाम उन्होंने एक्का सिलिकॉन रखा. इस तरह से उन्होंने प्रेडिक्शन की और संयोगवश उनका प्रेडिक्शन सही निकला और उन्होंने अचीवमेंट की. तो ये जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, जो मैंने 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबसे पहला है अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. किसी भी एलिमेंट्स का सिस्टमैटिक स्टडी उन्होंने करने के लिए रखा. इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स with similar properties were grouped together that made the study of their chemical and physical properties easier. Periodic table बनाने के पीछे मेन रीजन यही था कि एक साथ एक ग्रुप में एलिमेंट्स रखा जाए जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो. तो अगर हम किसी भी ग्रुप का एक एलिमेंट्स का स्टडी करेंगे तो उसके नीचे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी. तो सबसे पहला अचीवमेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इस आधार पर जाता है. दूसरा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस. इन्होंने बेरिलियम का उस समय में एक आइसोटोप था जिसका एटॉमिक मास 13.5 था, जिनको उन्होंने करेक्शन करके 9 दिया. तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि एटॉमिक मास को करेक्ट करके हम ग्रुप वाइज अरेंज कर सकते हैं. तीसरा, उन्होंने कहा prediction of properties of yet to be discovered of elements. उन्होंने एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन के नाम से एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन किया. उस आधार पर उन्हें भविष्य में एलिमेंट्स मिले भी. एक्का बोरोन का नाम हुआ स्कैंडियम, एक्का एल्युमिनियम का नाम हुआ गैलियम और एक्का सिलिकॉन का नाम हुआ जर्मेनियम, जो उनका प्रेडिक्शन एक तरह से बिल्कुल सही था. उसके बाद जब नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने नोबल गैसेस के लिए अपने पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अलग से ग्रुप बना दिया और कहा कि ये जो 9वां ग्रुप होगा वो 9वां ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस या नोबल गैसेस के लिए होगा. तो इस आधार पर मेंडलीव पीरियोडिक साहब को बहुत ही ज्यादा सफलता मिली. लेकिन लोग कहते हैं ना, हर समय लक साथ नहीं देता. तो मेंडलीव साहब के साथ भी वैसा ही हुआ. उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी जो इनके लिमिटेशंस बन गई. तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि उनके लिमिटेशंस क्या क्या थे. तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेंडलीव साहब उन्होंने कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में प्रॉपरली डिस्कशन नहीं दिया था. जैसे हाइड्रोजन का पोजीशन पूरे पीरियोडिक टेबल में कहां होना चाहिए, ग्रुप नंबर 1 में होना चाहिए या ग्रुप नंबर 17 में होना चाहिए. जैसे ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स थे
वो अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स थे, सबके सब मेटल थे, सबके सब आयनिक कंपाउंड बनाते थे। लेकिन हाइड्रोजन गैस है, वो अल्कली अर्थ मेटल है ही नहीं, तो फिर उसको किस आधार पर ग्रुप नंबर 1 में रखा गया? ये प्रॉपर्टीज कौन सा स्टूडेंट है? ग्रुप में तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहां होना चाहिए ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, अगर उसको हेलोजेंस के साथ क्या हुआ? और आपका आवाज कट रहा था अभी। अब आ रहा है आवाज? यस सर। अगर हेलोजन को हाइड्रोजन रखते हैं तो हेलोजेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन इसमें भी एक ये है कि हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इसको 7th ग्रुप यानी के हेलोजेंस के साथ रख देते हैं तो ये भी उसके पोजीशंस के लिए जस्टिफाइड नहीं होगी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ऑफ मैंगनीज पीरियोडिक टेबल वुडंट जस्टिफाई द पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा, हर एलिमेंट्स का अलग अलग आइसोटोप्स था, वो आइसोटोप्स का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कौन से पोजीशन पे होना चाहिए उसके बारे में भी मैंगनीज साहब ने कोई डिटेल डिस्कशन नहीं दिया था। सो पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स differ but they were not placed in the different positions in Mendeleev periodic table। ये इनका दूसरा लिमिटेशंस था। अब हम आते हैं तीसरे लिमिटेशंस की तरफ। मेंडलीव साहब ने कॉपर और निकेल के एटॉमिक मास का जो अचीवमेंट था वही उनका एक तरह से ड्रॉबैक भी बना। उन्होंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक फंक्शन उसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होगा, लेकिन जब कोबाल्ट और निकेल को देखा गया तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा, निकेल का कम। इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे। इसके अलावा भी उन्होंने जितनी भी पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था उसका भी वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। फाइनली उन्होंने लास्ट जो उनका एक ड्रॉबैक था कि प्लैटिनम और गोल्ड जब एक ही कैरेक्टर के होते हैं तो उनको फिर डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों रखा गया? प्लैटिनम और गोल्ड को डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों रखा गया? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मेंडलीव साहब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने की जो उनकी क्षमता थी, जिस हिसाब से उन्होंने बनाया उसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसा बाकी था जिस आधार पर उनकी पीरियोडिक टेबल भी फेल हो। तो ये 5 लिमिटेशंस बच्चे आप लोगों को याद रखना है। पहला, पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा, पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स वे आर नॉट डिटरमाइंड। तीसरा, कोबाल्ट और निकेल को आगे पीछे क्यों रखा गया उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया। चौथा, सेम प्रॉपर्टी गोल्ड और प्लैटिनम का था, उसके बारे में भी उन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि इनको अगर सेम प्रॉपर्टी है तो अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है। एंड लास्ट, उन्होंने अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर कोई भी एलिमेंट्स इसका विरोध करता है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं। तो ये 5 limitations थी। causes of periodicity, placement of elements which were different from the group, anomalous pair of elements, positions of isotopes and position of hydrogen। so ये 5 limitations आप लोगों को याद रखना है। जैसे ही एक थ्योरी फेल हुई उसके बाद हमारे मोस्ले साहब ने इस पर रिसर्च किया
न्यूलैंड, डॉब्रेनर, मेंडलीव, सबके पीरियोडिक टेबल को उन्होंने रिसर्च करके और एक नया पीरियोडिक टेबल का उन्होंने निर्माण किया। नए पीरियोडिक टेबल के आधार पर उन्होंने नए पीरियोडिक टेबल के आधार पर तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर दिया गया और किसने दिया? तो जब देखा गया कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं मेंडलीव सर, हाँ जी सर प्रीवियस स्लाइड कीजिए। अब प्रीवियस स्लाइड नहीं हो सकता बेटा, वो स्लाइड दूसरा था, अब ये न्यू स्लाइड्स आ गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वो जो भी बाकी रह गए रिकॉर्डिंग में से आप देख करके लिख लेना। ओके ओके। चलिए, अब यहाँ पर सब लोग एक ही चीज पे जा रहे थे भाई, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। मोस्ले साहब ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। एटॉमिक मास के आधार पर अगर मेंडलीव इतना पढ़ा लिखा, इतना यंगेस्ट रशियन साइंटिस्ट है, उसने जब इतनी अच्छी तरीके से क्लासिफाई किया और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में लेकर के, और वो बेचारा खुद जो है अपने लिमिटेशंस में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है एटॉमिक मास मस्ट नॉट बी द पीरियोडिसिटी। तो उन्होंने किया कि एटॉमिक मास किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो न्यूट्रॉन को, एक अकेला प्रोटॉन को लेकर के चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया वो स्पेशली एटॉमिक नंबर के आधार पर किया। बाकी सारी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे मेंडलीव, डॉब्रेनर, न्यूलैंड में जो जो दिया था सबको एडॉप्ट किया, और फाइनली मोस्ले साहब ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। तो मोस्ले क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मोस्ले साहब ने उस जड़ को ढूंढ लिया जिस वजह से सारे साइंटिस्ट गलत हो रहे थे। तो उसने एटॉमिक नंबर लिया, ना कि एटॉमिक मास। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिसिटी की जो प्रॉपर्टीज है उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया, और उस आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। अब बोलोगे सर ये एटॉमिक नंबर या किसी भी एलिमेंट्स में, ग्रुप में, पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा था। उसमें नील बोर साहब ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था 2n²। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो 2 × 1² दैट इज इक्वल टू 2। तो पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे। फिर दूसरा, अगर पीरियड n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2² दैट इज इक्वल टू 8। तो उन्होंने कहा सेकेंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स रहेंगे। जहां पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ सेल्स, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, या फिर शेल कहा जाता है। तो याद रखना, नील बोर और मोस्ले दोनों लोगों ने मिलकर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, the physical and chemical properties of an element are the periodic functions of their atomic weight or atomic number, not weight, atomic number। तो याद रखना, मोस्ले साहब की एक छोटी सी बदलाव पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल का 100% क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने बस एक ही चीज बदला, एटॉमिक वेट को उन्होंने एटॉमिक नंबर में बदल दिया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने सेम रखी।
और उन्होंने ये भी कहा कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये उन्होंने नील बोर का फॉर्मूला अडॉप्ट किया 2n²। So now what are the causes of periodicity? It is due to the repetitions of the same outer cell electronic configuration at a certain regular interval. कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो पीरियोडिसिटी देने का मेन मतलब था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होंगे, इसके लिए उन्होंने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को सजाया और हर ग्रुप में उन्होंने देखा कि जैसे पहले वाले एलिमेंट्स के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले के सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने जो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी बनाया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हर एलिमेंट्स के लास्ट सेल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी पीरियोडिसिटी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप में बांटा। पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे पीरियड का निर्माण हुआ? जस्ट अ सेकेंड। यस यस, पता नहीं चला सर, लिखना पता नहीं चला। यस सर, पता नहीं चला। नहीं पता चला? यस नो सर। सर। ओके ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उन्होंने एलिमेंट्स को इस आधार पे बांटा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं बता देता हूं एटॉमिक नंबर होगा मेरा पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा उन्होंने कहा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हर ग्रुप में सेम होना चाहिए। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और ऑब्जर्व किया, उनका जो अचीवमेंट था, उन्होंने देखा कि ग्रुप में हर एलिमेंट के लास्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सीजियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा क्यों ना एटॉमिक नंबर को एक नया नाम दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नील बोर ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो 2n² रहेगा। तो उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया अपने पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन के टाइम, और उन्होंने एट द रेगुलर इंटरवल उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट के लास्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप वाइज। तो उन्होंने कह दिया द कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब आ जाइए पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन से पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? फिर उन्होंने कॉज दिया पीरियड का अलग, ग्रुप का अलग। Elements present in the same period have same number of cells which is equal to the period number। कहने का मतलब ये हुआ, उन्होंने जो टोटल 7 पीरियड का क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने कहा हर पीरियड में सेम नंबर ऑफ सेल्स होंगे, चाहे जितने भी एलिमेंट्स उसमें इंक्रीज होते जाए, लेकिन पीरियड सेम होगा, नंबर ऑफ सेल्स सेम होगा। कहने का मतलब ये हुआ ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक अगर पीरियड नंबर 2 है या पीरियड नंबर 3 है तो 3 ही सेल्स रहेंगे, चाहे वो एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड होगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, अल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। ये सारे के सारे एलिमेंट थर्ड शेल में ही रहेंगे। उनका कहने का मतलब यही था कि एलिमेंट्स सेम पीरियड में रहेंगे, उनका नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। उन्होंने कहा जब हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो उसका नाम होगा पीरियड, और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो उसका नाम होगा ग्रुप्स।
उन्होंने दो प्रकार से क्लासिफाई किया, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। उन्होंने दिया कि लेफ्ट टू राइट जो पीरियड है उस पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a given period, the number of electrons in the valence cell increases from 1 to 8। उन्होंने कहा कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, लेकिन 1 से 8 तक इंक्रीज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। यू कैन से किसी भी पीरियड में जो पीरियड नंबर है वही उसका सेल नंबर है। कोई पूछेगा आपको ये पीरियड जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये किस चीज को डिनोट करता है, तो ये डिनोट करता है नंबर ऑफ सेल्स को, मतलब एनर्जी लेवल को। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट और सातवां ऑर्बिट को ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि इन ऑर्बिट्स में उनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे 1 से लेकर के 8 तक, लेकिन ये जो ऑर्बिट है, ये जो सेल है, ये जो एनर्जी लेवल है वो सेम रहेगा। तो उन्होंने पीरियड्स के बारे में इस तरह से कहा। उसके बाद उन्होंने पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया, कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और 2 रेस्पेक्टिवली होगा, जो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाएगा। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स रहेंगे, सेकेंड में लिथियम से नियन तक, थर्ड में सोडियम से लेकर के आर्गन तक। सेकेंड और थर्ड दोनों में 8 एलिमेंट्स रहेंगे और ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स रहेंगे, पोटाशियम से क्रिप्टन तक, रुबिडियम से जेनन तक, और इसको लॉन्ग पीरियड कहेंगे। और सिक्स्थ पीरियड को उन्होंने नाम दिया कि ये लॉन्गेस्ट पीरियड होगा, जिसमें सीजियम से लेकर रेडन तक, जिसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होंगे। तो इस आधार पर उन्होंने पीरियड का क्लासिफिकेशन किया। आप लोग समझे पीरियड का क्लासिफिकेशन या नहीं समझे? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन Sir, can you explain again? श्योर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पीरियड किस आधार पर उन्होंने बांटा। तो पीरियड उन्होंने ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है एनर्जी सेल, एनर्जी सेल का ही दूसरा नाम है एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ये सब एक ही वर्ड है। तो पीरियड, जितना भी पीरियड नंबर है, कहने का मतलब उतना ऑर्बिट है, उतना सर्कल है एटम के बाजू में। पहला ऑर्बिट का मतलब 1 सर्कल, दूसरा ऑर्बिट का मतलब 2 सर्कल, तीसरा ऑर्बिट का मतलब टोटल 3 सर्कल। तो ये सर्कल जो है वही ऑर्बिट है, वही एनर्जी लेवल है, वही सेल है। और उन्होंने कहा ये सेल तो सेम रहेंगे, लेकिन इनके लास्ट सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। 1 से लेकर के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। तो पहले सेल में उन्होंने 2 एलिमेंट्स को रखा, हाइड्रोजन और हीलियम। पहला का एटॉमिक नंबर 1, दूसरा का एटॉमिक नंबर 2। दूसरे सेल में उन्होंने लिथियम से लेकर के नियन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 86 में जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पीरियड है उसी के आधार पर आप लोग देख सकेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में लिथियम से लेकर के नियन तक जो टोटल 8 एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड में भी सोडियम से लेकर के आर्गन तक जिसका एटॉमिक नंबर 11 से 18 है, उसमें भी 8 ही एलिमेंट्स है। पहले पीरियड को उन्होंने शॉर्टेस्ट पीरियड कहा, दूसरे पीरियड को उन्होंने शॉर्ट पीरियड कहा, तीसरे पीरियड को भी उन्होंने शॉर्ट पीरियड कहा। फोर्थ और फिफ्थ में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, जो आप कह सकते हो
पोटाशियम से लेकर के क्रिप्टन तक, रुबीडियम से लेकर के जेनन तक, तो उन्होंने इसको लॉन्ग पीरियड कहा। और सिक्स्थ पीरियड को उन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड इसलिए कहा क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट्स थे। और रही बात सातवां पीरियड की, तो सेवेंथ पीरियड उस समय में डिस्कवर नहीं हुआ था क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका उस समय में निर्माण नहीं हुआ था। तो जैसे ही वो एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया, तो आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ न्यू एलिमेंट and their addition to the periodic table, the seventh period is officially complete or completed. The seventh period is officially completed and it is also known as the longest periodic table. तो आपने देखा फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकेंड थर्ड को शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ को लॉन्ग और सिक्स्थ और सेवेंथ को लॉन्गेस्ट पीरियोडिक। समझ में आया पीरियड का क्लासिफिकेशन? यस सर। आप लोगों ने ये लिख लिया या बाकी है? बाकी है सर। चलिए आप लोग बाकी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लिख लीजिए और स्टार्ट। थर्ड पीस बाकी है। ये भी बाकी है? यस सर। चलिए फटाफट नो सर लिख लिया आपने सर। इससे पहले वाला हो गया था ना ये सब? ये सब तो बस खाली एक कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। मेन अपना यहां से है, इस पेज से स्टार्ट कीजिए मॉडर्न पीरियोडिक क्लास।